परचेज किस चीज़ का होता है, और या तो रॉ मटेरियल की होती है या तो गुड्स की होती है। गुड्स मतलब क्या है, जैसे मैं दुकान में जाऊँ तो गुड्स क्या है, कोई बोलेगा कि सामान है सर, अरे मतलब अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब है जिसमें हम लोग डील करते हैं। जैसे कैमरा वाले दुकान के लिए ये कैमरा जो है आगे जो मेरा वीडियो ले रहा है, ये क्या है, ये गुड्स है उसके लिए। तो ये जब खरीदता है तो परचेज, इसके मटेरियल खरीद के, कोई जैसे कैनन का कैमरा है तो ये खरीद के इसको जोड़ के बनाता है, तो वो जो मटेरियल वगैरह होता है वो परचेज को लिखता है, उसको एसिड्स में नहीं लिखता है। परचेज अकाउंट क्या होता है, जो उस गुड्स को खरीदने के लिए जिसमें हम लोग डील करते हैं। फर्नीचर दुकान के लिए फर्नीचर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के लिए बोर्ड वगैरह कैमरा वगैरह हो गया, है कि नहीं। जैसे जो रिटेल ग्रोसरी शॉप है उसके लिए जो पल्स वगैरह हो गया, चावल है ना, राइस। उसी तरीके से डेयरी की प्रोडक्ट वगैरह, डेयरी दुकान के लिए नहीं, उसमें वो खरीदता है बेचता है। राशन की दुकान के लिए राशन वगैरह, ठीक है, वो उसमें उसको लिखते हैं मेन परचेज, ठीक है। अगर जैसे हम लोग परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्या हो सकता है देखो, या तो कैश, हम लोग कैश दे देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट, या तो चेक दे देंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, या तो क्या हो सकता है उधार में ले लेंगे, अकाउंट पेबल, क्या बोलते हैं उधार, अकाउंट पेबल, या इसको ये भी बोलते हैं क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स। अकाउंट पेबल उधार में हो गया तो ये लायबिलिटीज हो गई उधार में। अगर पैसा दे दिया, चेक दे दिया तो एसेट्स कम हो गई तो क्रेडिट, अगर नहीं दिया तो लायबिलिटीज हो गई तब भी क्रेडिट, लाइबिलिटीज बढ़ गया तो भी क्रेडिट है, एसेट्स कम हो गया तब भी क्रेडिट है, ठीक है। इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ये हो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जर वैट वगैरह भी तो लगता है, जैसे इंडिया में जीएसटी है ना, पहले वैट ही था, स्टेट वाइज जब होता था तो वैट ही था, नेपाल में वैट है, इसी तरीके से इंडिया में क्या है, जीएसटी है सर। तो वो जीएसटी भी तो लगता है, सेल परचेज में तो जीएसटी होता है कि नहीं, ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है वो। इनकम टैक्स क्या होता है, जब कमाते हैं प्रॉफिट जो जितना बचा है उसमें पेमेंट करते हैं। जैसे मैं सैलरी कमा रहा हूँ तो सैलरी में टैक्स पेमेंट करता हूँ, तो ट्रांजैक्शन के बाद नहीं हो रहा है। तो लेकिन जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह, ये ट्रांजैक्शन में लगता है। जैसे मैंने परचेज किया वहाँ पर जीएसटी लग गया, समझ गए। और मैं जो आगे बेच रहा हूँ, जैसे मैंने ये बोर्ड खरीद के, स्मार्ट बोर्ड खरीद के स्मार्ट बोर्ड बेच रहा हूँ, दोनों में जीएसटी लगेगा, ठीक है। आगे भी मैं जीएसटी पे करूंगा, पीछे से भी जीएसटी लगेगा। तो मुझे ना एक्चुअल में वो किसका लायबिलिटी पता है, मेरा नहीं है, दुकानदार का है, नहीं है, क्योंकि मैं तो बस दूसरे के बिहार में बस टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो परचेज में टैक्स पे करूंगा, सेल्स में फिर टैक्स लूंगा ना, कंज्यूमर से लूंगा। जो लास्ट में क्या, कौन पे करेगा जीएसटी, जो वैट जो कंज्यूम करता है वही पेमेंट करेगा। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना, अब जैसे स्मार्ट बोर्ड लेके मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आगे किसी को स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना बेचूंगा, जब डैमेज वगैरह हो गया तभी बेचूंगा, अभी थोड़ी ना बेचूंगा। या तो ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा, नए टेक्नोलॉजी का कुछ आएगा तभी बेचूंगा। तो यहाँ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे में आगे हाथ में अल्टीमेटली जितना भी जीएसटी लगा कौन बियर किया, मैं। लेकिन मैं कभी जाके बोल रहा हूँ कि टैक्स ऑफिसर को मैंने इतना बोर्ड यूज़ किया हो, मैंने इतने बिस्किट खाया, इतना नूडल्स खाया, मैगी दिन के 2 पैकेट से 30 दूने 60 पैकेट हो गया, और मेरा इतना टैक्स बन गया, चलो मैं टैक्स भरता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ क्या, वो कौन भरते हैं, दुकानदार भरते हैं, होलसेलर भरता है, उसका मैन्युफैक्चरर भरता है, नेस्ले पे करता है, फिर उसके बाद बीच में डिस्ट्रीब्यूटर पे करता है, ठीक है। लेकिन उसका कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्ट करना है, पे करना है बस। वो बियर नहीं करता है, मतलब पेयर और बियर डिफरेंट होता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स वगैरह जितना भी होता है ना, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो दुकानदार का एक्चुअल टैक्स नहीं है, वो जो कंज्यूम करता है ना, कंज्यूमर का टैक्स है। तो हमें लग रहा है कि यार ये सूट पहन के चल रहा हूँ, कभी टैक्स दिया है नहीं, इसमें भी टैक्स गया है, ठीक है। और अगर अच्छे से अगर समझने लगोगे तो हर चीज़ में टैक्स, पैदा क्यों हुए हमें टैक्स पे करने के लिए, ऐसा लगने लगेगा। इसीलिए जब आइंस्टाइन को पूछा था ना कि कौन सी सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, तो आइंस्टाइन का जवाब क्या था पता है, इनकम टैक्स इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। और उसका एक्सपर्ट किसको मानते, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, समझ गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी लग गया ना, तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मेरा इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करके पे करना है। और क्योंकि जैसे, और जिससे मैं खरीदता हूँ वो भी तो मुझे जीएसटी लेगा, ठीक है, उसका काम भी क्या है, कलेक्ट करके पे करना है। तो मैं जीएसटी देता हूँ, अगर वो जीएसटी अब मैं उसको कंज्यूम कर लेता हूँ, या तो जब मैं जो इस प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ उसमें जीएसटी नहीं लगता है, यहाँ से इसके बाद अब जीएसटी आगे नहीं लगेगा जो मैं बना के बेचता हूँ, तब तो क्या हो जाएगा, ये परचेज में इंक्लूड हो जाएगा। अगर नहीं आगे फिर मैं जीएसटी ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट दिखाना पड़ता है परचेज अकाउंट। जैसे मान लो कि
18% GST, ठीक है। हमने 1 लाख की सामान खरीदा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल तो 1,18,000 हो गया, 1 लाख प्लस 18%, ठीक है, तो कितना हो गया 1,18,000 हो, समझ में आ गया। जैसे इसको आगे करता हूँ, 1 लाख की सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो 18% GST हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 18,000, टोटल कितना हो गया 1,18,000, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया 58,000 पेमेंट किया, ये थ्रू चेक, बाकी उधार हो गया, उधारी, तो एंट्री क्या होगा। और मैं आगे इस सामान को बेचता हूँ तब भी GST लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को कितना लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान कितने का बताओ, 1 लाख, 1 लाख ही रखते हैं यहाँ पर। सर 18,000 टोटल खर्चे तो 1,18,000 हो गया ना, 18,000 खर्चे नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट GST, या क्या बोल सकते हैं GST रिसीवेबल, ठीक है। जो भी नाम दे दो यार, ये नाम रट के कोई फायदा नहीं है, वहाँ बुक में देख लेना, ठीक है। 18,000, या तो जैसे नेपाल में हो तो क्या लिखते हैं इनपुट वैट रिसीवेबल, ठीक है, और वैट ऑन परचेज, GST ऑन परचेज, ऐसे भी लिख, क्योंकि ये मुझे अब जब मैं पेमेंट करता हूँ ना आगे, जैसे सामान बेचूंगा ना आगे, तो वहाँ से जो क्योंकि जब सामान बेचूंगा तो उसमें भी GST लगेगा और वो मुझे पे करना होता है, तो ये जो मैंने पिछले जो मेरे क्रेडिटर्स को दिया है ना, उसको मैं माइनस कर सकता हूँ, इसीलिए ये एसिड्स हो गया, ये एसिड्स है, एक्सपेंस नहीं है, डेबिट है 18,000, ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए मैं ये एसिड्स हो गया, ठीक है, ये करेंट एसिड्स है, ये हो गया एक्सपेंस। टू चेक दे दिया मतलब बैंक, टू बैंक अकाउंट, बैंक कितना माइनस हो गया बताओ, ये हो गया 58,000, बाकी कितना बचा 58,000 माइनस करूंगा तो कितना रह गया 60,000, तो मानो श्याम जी से खरीदा है तो श्याम जी अकाउंट, और कुछ नाम नहीं दिया है तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, या क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप हेडिंग क्या हो गया, यही तो हो गया, ठीक है। इसको ग्रुप लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब ग्रुप, सारे साहू को, कभी श्याम जी से खरीदे, कभी राम जी से खरीदे, मेरा जितने भी साहू लोग हैं, जितने भी क्रेडिटर्स है, उनका नाम, उनको ग्रुप में क्या डाल दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट्स पेबल्स, रिसीवेबल लिख रहा हूँ यार, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स, ठीक है, ये एंट्री होता है। और जैसे मान लो ये 18,000 मुझे नहीं मिलेगा, जैसे अब जब मैं सामान इसको मैं क्या करता हूँ, 1,50,000 में अगर मैं बेचूंगा तो कितना परसेंट GST हो गया, फिर 18% अगर लग गया तो कितना हो जाएगा, 18% अगर करूंगा तो मैं GST कितना हो जाएगा बताओ, 1 लाख की 18,000 और 50,000 9, 18,9 27,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27,000 जो GST है ना, उसमें से मैं 18,000 माइनस करके सिर्फ 9,000 ही जमा करूंगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इस तरीके से चलती है चेन, फिर आगे जाएगा, फिर क्या करेगा, इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, जैसे 50,000 उसी में से इसको पेमेंट करना है, जैसे मुझे इसी में से पेमेंट करना है 50,000 का सिर्फ नेट में, तो जो मैंने परचेज में पेमेंट किया उसको क्या बोलूँगा, इनपुट GST या GST ऑन परचेज या GST रिसीवेबल, ऐसे करके रखूँगा। अब जो मैं सेल्स में लूँगा कस्टमर से, उसको क्या करूँगा, लायबिलिटीज़ में रखूँगा, तो लायबिलिटीज माइनस एसेट्स करके नेट ऑफ करके पेमेंट करूँगा, समझ में आ गया। ये तो आता है ना, या तो पैसे दे दिया या तो उधार हो गया तो अकाउंट पेबल्स या क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल, समझ में आ गया। अब रिटर्न हो गया तो रिटर्न तो आता है ना, परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और फिर क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे या पैसा वापस करेंगे तो पैसा, ठीक है। अब सेल्स GST वगैरह में कैसे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स कैसे होगी बताओ, या तो उधार में बेचेंगे, है कि नहीं, डेटर्स, या इसी को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं या अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, या तो कैश चेक मिल गया तो बैंक कस्टमर से, ये एसिड्स मिल गया मुझे, एसिड पड़ गया, डेबिट टू सेल। अब जैसे GST का बात होगा, वैट की बात होगी तो कैसे रखेंगे, फिर क्या रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कि 1,50,000, वही बात हो रहा था ना, जैसे उसको मैंने 1,50,000 में सामान बेचा है कस्टमर को, उसमें 18% GST लगता है, 18%, तो कितना हो गया ये 27,000, तो टोटल कितना का हो गया, 1,77,000 की बिल हो गई, उसमें से 50,000 चेक दे दिया, ठीक है, 27,000 कैश दे दिया और बाकी 1 लाख क्या है, बाकी उधारी चल रहा है, हो सकता है ना, ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, क्या है दाम क्या, 1,50,000, 27,000 GST लग गया, 1,77,000 हो गया टोटल बिल, उसमें से 50,000 चेक दे दिया, 27,000 कैश हो गया, 1 लाख बाकी है। तो एंट्री कैसे करेंगे इसको, बताओ एंट्री कैसे करना पड़ेगा। तो कितना मिला, पहले क्या क्या मिला, देखो कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 27,000, चेक मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया 50,000, सेल्स कितने का हुआ है 1,50,000 का हुआ है या 1,77,000, 1,50,000 का,
इनकम मेरा 1,50,000 है, 27,000 तो टैक्स है, वो तो गवर्नमेंट को देना है, वो मेरा इनकम थोड़ी ना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। जैसे परचेज करते समय क्या रखा था, इनपुट, उसको एक्सपेंस माना था, नहीं माना था ना, इनपुट एसिड्स माना था। इस तरह से जो सेल्स में जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको भी लिएबिलिटी माना। तो परचेज में जो किया था उसको बोलते थे इनपुट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर बनाया था ना इनपुट जीएसटी या जीएसटी रिसीवेबल, उसी तरीके से इसमें क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी या जीएसटी पेबल या आउटपुट वैट या जीएसटी ऑन सेल्स, कुछ भी हो सकता है। 27,000, ठीक है। तो 1,77,000 बाकी क्या है, उधारी को क्या बोलते हैं, अकाउंट और रिसीवेबल अकाउंट। अगर कुछ व्यक्ति का नाम नहीं दिया है तो और कोई कस्टमर का नाम दिया तो कस्टमर, जैसे राम ने खरीदा तो राम अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। और डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब हमारा साल जिससे हम लोग खरीदते हैं, डेटर्स मतलब हमारा कस्टमर, डेटर्स अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी बोलते हैं। कितना है, 1 लाख, ठीक है। रिसीवेबल कितना है, 1,50,000 बैंक में मिल गया, कैश 27,000 मिल गया, तीनों एसिड्स हो गया। सेल्स इनकम 1,50,000 और लायबिलिटीज कितना हो गया, 27,000। इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं, हमेशा हो जाएगा मैच। जैसे अगर मैं इसी को एसिड्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में रखूंगा तो क्या हो गया, 1,77,000 हुआ कि नहीं, इधर कैश 27 कैश 85 है रिसीवेबल है। और एक्सपेंस कितना, इनकम कितना हुआ, प्लस कैपिटल में इनकम 1,50,000 और लायबिलिटीज में 27,000, 1,77,000 इक्वल टू 1,07,000, ठीक है। समझ में आ गया बोलते। और जैसे ना, जैसे कितने जो टर्मिनोलॉजी वगैरह होता है ना, वो मैनुअल सिस्टम में, क्योंकि अकाउंटिंग कब से शुरू हुआ है बताओ, 400-500 साल से शुरू। लुका डी पैसियोल ने तो 500 साल पहले बताया था, तो वहाँ से डेवलप होते हुए कंप्यूटर कितना हुआ, अभी 100 साल भी नहीं हुआ कंप्यूटर आए हुए, समझे ना। कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड तो अभी शुरू हुआ है ना। तो पहले क्या करते थे, तो मैनुअल रखना होता है। जैसे पहले जर्नल बनाओ, जर्नल का इतना रजिस्टर, ठीक है। जिस सीए के अंडर में आर्टिकलशिप किया था ना दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में, उनका मेंबरशिप नंबर था 12,000 कितना एग्जैक्ट 500 कितना था। तो उन्होंने जब आर्टिकलशिप किया था तो वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम था ही नहीं। ट्रायल बैलेंस सर बता रहे थे कि जैसे 1 महीने ट्रायल बैलेंस सिर्फ मैच करने के लिए 1 महीने का टाइम लगता था जब ऑडिट में जाते थे। आजकल कोई ज़रूरत है, सिस्टम ऑटोमेटिक, जैसे एरर होने का ज़रूरत ही नहीं। जैसे तुम सिस्टम में डाल दिया है तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ तो लेगा ही नहीं एंट्री, आपने पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो एरर ऑफ कमीशन वगैरह का कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने जर्नल एंट्री डाल दिया तो ट्रायल बैलेंस बन गया, लेजर बन गया, सब कुछ बन गया, बैलेंस शीट तक बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि सिस्टमेटिक चीज़ है ना। तो लॉजिक में डाल सकते हैं तो लॉजिक में डाल सकते हो, सॉफ्टवेयर बन गया सॉफ्टवेयर में डालो, अपने आप निकल गया, ठीक है। आजकल तो ऐसे होता है, लेकिन पहले नहीं था। तो ये क्या करते थे, जैसे जो सेल्स जो उधार में सामान वगैरह बेचते थे ना, या उधार में, तो उसको हम लोग एक रजिस्टर बनाते, परचेज बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं इसलिए उसको, परचेज बुक जितना भी हो गया। जैसे सर हर परचेज में परचेज एंट्री मारते थोड़ी ना हूँ, एक ही बार में परचेज एंट्री डालूंगा ना, टू कस्टमर किस चीज़ का है उसका नाम डाल दूंगा, एक ही एंट्री में होना चाहिए। तो दिन भर का जितना भी परचेज होता था ना उसमें रजिस्टर करते थे, है ना, समझ गए। परचेज जैसे राम से परचेज किया, हरी से परचेज किया, जितना भी आया एक ही जगह में डाल दिया और उसमें से एक ही बार में उठा के एंट्री मार दिया, तो वो परचेज बुक बोलते थे। उसी तरह जिस चीज़ कस्टमर को बेचते थे उधार में उसको सेल्स बुक में रखते थे। ये दोनों सब्सिडरी बुक्स हो गए, ठीक है। आजकल कोई सिस्टम नहीं, एक ही बार में डाल सकते। सेल्स में जाके सेल्स वाउचर चढ़ाया, उसी में कस्टमर के उसी में से बिल भी निकलता है, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बिलिंग भी एक ही जगह होता है, एंट्री मैनेजमेंट भी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चलती है, सारे कुछ एक ही चलते हैं। तो ERP का सिस्टम है आजकल, तो प्रैक्टिकली तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और सैम हमारा कस्टमर है या सप्लायर है, तो सैम अकाउंट लेजर क्रिएट किया, उसके ग्रुप लेजर कहाँ रख दिया, डेटर्स, तो क्या हो गया, कस्टमर हो गया। और सैम अकाउंट टाइप करते क्या हो जाएगा, डेटर्स भी अपने आप ग्रुप ले लेगा, बैलेंस शीट भी इम्पैक्ट हो गया, सारे जगह अपने आप ले ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से और खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऐसा होता है सॉफ्टवेयर में। देखो ऑटोमेशन का ज़माना हो गया, पहले तो नहीं था ना, तो कितना टर्मिनोलॉजी वगैरह कितने चीज़ उसके कारण से भी पढ़ना पड़ता है। और एक चीज़ होती है जैसे डिस्काउंट का बात होता है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट सर, तो ये तो परचेज में भी हो सकता है ना, मैं परचेज करते समय भी तो मुझे मिल सकता है, और जब सेल्स करता हूँ तभी भी मैं दे सकता हूँ। डिस्काउंट की बात होता है, तो डिस्काउंट 2 तरीके से, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो जिसमें हम लोग ना ये बस दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए, एक्चुअल प्राइस से में ले आने के लिए होता है। जैसे मान लो कि जैसे तुम लोग मॉल वगैरह घूमते हैं ना, तो वहाँ पर लिखता है फ्लैट 50% ऑफ, सेल बाई 1 गेट 1। जैसे मान लो बाई 1 गेट 1 चल रहा है, एक टी शर्ट है 2,000 रुपये, ज़ारा में गया पेंट में ट्राउजर कितने का है 4,000 की, लेकिन 1 खरीदे कोई 1
जेंट्स अगर ट्राउजर खरीदोगे तो 1 लेडीज ट्राउजर भी फ्री है। तो एक्चुअल दाम कितना है ये ट्राउजर की? 2000 में। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 2000 होनी चाहिए ना। तो तुम इसको कंसिडर ही मत करो, ठीक है। तो ऐसा मत रखना है कि जैसे परचेज अकाउंट 4000 लिखा है, ठीक है, और फिर टू जारा 2000, फिर टू डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट 2000, ऐसे करके मत डालना। 2000 में एंट्री दिखाना, ठीक है। जितना बचता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही उसकी फिगर के लेते। जैसे क्या बताएं, सेल लगा हुआ है 50% ऑफ। अब टी शर्ट की प्राइस थी 1800, ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस कितना बोलना था? 900 में हो गया ना। ट्रांजेक्शन कितनी में हो जाएगा? 900। तो 900 में बुक करो। वो सेलर का कितने में बुक करेगा? 900। सेल्स कितना लिखेगा? 900। कैश अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स 900। कस्टमर को भी कितना, कस्टमर अगर रिकॉर्ड करेगा तो परचेज अकाउंट 900 टू कैश 900 इसमें रखना चाहिए। इसको कंसिडर नहीं होना चाहिए, ये बोलता है, ठीक है। ट्रेड जैसे सर और 50% सेल्स, ये तो पूरा सबके लिए हो गया ना सर। जैसे बार्गेनिंग भी तो करते हैं हम लोग, जैसे सरोजिनी मार्केट में चले गए हैं, हर जगह इंडिया नेपाल में तो कल्चर ही है। जैसे एक मतलब फेमस केस स्टडी भी है। जैसे जब ईबे था ना, ईबे पुराना एकदम ई कॉमर्स की एकदम जाइंट था, ठीक है, जैसे अमेजोन वगैरह होता है ना, उसी तरह जब ईबे चाइना में गया ना, तो उसने देखा कि चाइना में सारे ई कॉमर्स साइट जो है ना, सब में भरा इधर डिस्काउंट लिखा हुआ है, पॉपअप आ रखा है, ये सब कुछ। तो उसने बोला कि चलो क्लीन रखते हैं पूरा एकदम, सिर्फ एक प्रोडक्ट क्लिक करोगे तो उसी दिखेगा, बस कुछ ऐड वगैरह नहीं, एकदम सफा सुथरा साइट होनी चाहिए। तो लॉन्च किया ना तो वो फेल हो गया। क्यों पता है? क्योंकि हमारा साइकोलॉजी क्या है, अगर बार्गेन नहीं करेंगे ना तो हुआ ही नहीं ना, मजा ही नहीं आया यार। 1000 रुपये कैसे दे दिया? 1000 रुपये। फिर उस बी यूनिक और क्या है उनका वीडियो भी है मोस्टली सेम, हाउ आई मेट योर फादर, वो देख लेना, एकदम पूरा एकदम फनी है, ठीक है। बार्गेन तो हमारा खून में भरा हुआ है, बार्गेन करेंगे तभी मजा आएगा। तो ईबे में कोई गया ही नहीं है। अलीबाबा वगैरह में, जैसे अलीबाबा में जाओगे तो वहाँ पर पूरा सारे वगैरह देता है ऑप्शन कि इतना वॉल्यूम खरीदेगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना। तो वो कस्टमर उसके डायरेक्ट चैट भी कर सकता है, बार्गेन भी कर सकता है। वो चाहिए हमें, क्योंकि हमारा वो कल्चर में घुसा, ठीक है। तो वो सर बार्गेन करके, जैसे ना वो 1000 रुपये बोल रखा था सर, बार्गेन कर करके हमने 200 में खरीद के लिया। तो किस में रिकॉर्ड करना चाहिए? 200 में करो ना। ये 800 रुपये क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको रिकॉर्ड मत करो, ये बुक्स में होना ही नहीं चाहिए। तो परचेज कितना में लिखो? परचेज अकाउंट 200 लिखोगे। वो सेल्स कितना रहेगा? सेल्स 200 में ही रखेगा। समझ में आएगा? ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो बार्गेनिंग डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो प्राइस जैसे कारोबार करने, ट्रांजेक्शन प्राइस फिक्स करने से पहले की जो प्राइस होता है उसमें से जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे बार्गेनिंग करेगा तो 200 में हुआ ना, ट्रांजेक्शन तो 200 में हो गया, तो 200 रिकॉर्ड हो गया, 1000 का कोई रिलेवेंस नहीं है। समझ में आ गया? कैश डिस्काउंट कैसा होता है? कैश डिस्काउंट होता है जैसे पैसे उठाने के लिए तुमने जैसे 200 रुपये में सामान पे उधार लेके चला गया, अब 2 महीने हो गया आया ही नहीं, लगता है पेमेंट करने ना, तुमने बोला कि चलो 5% अभी पेमेंट करो, 5% दूंगा। या तो स्कीम भी हो सकता है, जैसे नॉर्मली मैं देता हूँ 3 महीने के लिए उधारी देता हूँ, लेकिन अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट किया तो मैं तुमको 2% डिस्काउंट देता हूँ स्कीम में। तो वो 2% क्या है? कैश डिस्काउंट है। अगर मैं किसी को दूंगा तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, है कि नहीं? डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर से लेते समय, उठाते समय डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, डेबिट करो। अगर मैं किसी से लूँगा तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। जैसे ट्रेड डिस्काउंट तो क्या हो गया? अकाउंटिंग बुक्स में आएगा ही नहीं, बस उसको माइनस करके हटाओ, सेल्स परचेज वैल्यू निकालते समय उसको माइनस कर दो तुरंत, वो बुक्स में आएगा ही नहीं कि कैश डिस्काउंट आएगा। जैसे मान लो कि 1 लाख रुपये पेमेंट करना है, ठीक है, कितना है पेबल, कितना है मेरा? 1 लाख रुपये बैंक। अब मैंने पहले पेमेंट 95,000 पेमेंट किया, उसने बोला कि सेटलमेंट है, चलो 5000 तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? एंट्री। तो एंट्री हो जाएगा, अकाउंट पेबल को डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं? अकाउंट पेबल है श्याम जी, किससे उधार लिया था? 1 लाख रुपये किसका बाकी था? एक क्रेडिटर्स, ठीक है, अकाउंट डेबिट। कितना कम हुआ क्रेडिटर्स? लायबिलिटीज तो मेरा 1 लाख ही कम हुआ ना, है कि नहीं? 95,000 देने के बाद 95,000 थोड़ी कम हुआ है, 1 लाख ही कम हुआ है, क्योंकि अब इसको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन पैसा मैंने कितने दिया? कैश से दिया या बैंक से दिया? मैंने चेक से दिया तो 95,000 ने दिया, तो 5,000 क्या हो गया? इनकम हो गया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है कि नहीं? डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट 5000। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री समझ में आ गया। 1 लाख रुपये पेमेंट करना था, उसने बोला कि 95,000 दे दो, 5,000 तुम्हें छूट दे दी। तो ये होता है। लायबिलिटीज कितने कम हुआ? 1 लाख ही कम हुआ। लायबिलिटीज कम मतलब डेबिट किससे कम हुआ? एसेट्स मैंने दे दिया 95,000, कैश दे दिया तो 5,000 क्या हो गया मेरे लिए? इनकम हो गई, क्योंकि लायबिलिटीज तो 1 लाख की थी ना। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से जब मान लो अब जैसे सैम को मैंने सामान बेचा था, तो सैम से मुझे लेना था 80,000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, चलो तुम 78,000 दे दो चेक से और फुल्ली सेटल्ड,
मतलब क्या है, अब तुम्हें नहीं देना है 78,000, बाकी छोड़ दिया तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, सैम अकाउंट तो कितना से कम हुआ, 80,000 से कम हुआ ना, क्योंकि सैम से लेना था, तो मतलब पहले क्या था, डेबिट था, रिसीवेबल, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, एसिड्स माइनस मतलब क्रेडिट। सैम अकाउंट कितना है, 80,000 ही कम हो गया ना। अब मैं थोड़ी ना 78,000 ले लिया तो मैं थोड़ी ना अब 2,000 दिखाते रहूँगा, 80,000 ही खत्म करूँगा। लेकिन मेरे पास कितना है पैसा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा एसेट्स आ गया, 78,000 ही आया, तो 2,000 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हो गया एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कस्टमर से उठाते हैं, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसका एंट्री होता है, जैसे एंट्री किया है कि नहीं, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचता है उसमें एंट्री। समझ में आ गया, सेल्स परचेज के लिए इतना, ठीक है। दूसरे पार्ट में करते हैं।